प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए हिंदी का एक लेटेस्ट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का A to Z फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। और बच्चों, अब की बार 2025 बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी कैसे रिप्रेजेंट करनी है, कैसे कॉपी लिखना है और हिंदी की कॉपी लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करना है, और बोर्ड परीक्षा में हिंदी का जो बोर्ड कॉपी होता है उसको फिलअप कैसे करना है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। बच्चों, अगर अब की बार 2025 बोर्ड परीक्षा में अपने माँ बाप को सपनों को साकार करना चाहते हो तो वीडियो को बस खाली एंड तक जरूर देख लो। अब की बार हिंदी वाले पेपर में 98% मार्क्स पक्का आएगा। अरे बाज बनाकर छोड़ूंगा तुझे, अरे बाज बनाकर छोड़ूंगा तुझे, बस पंख लगाना बाकी है। बारूद तो खुद ही तेरे अंदर है, बस आग लगाना बाकी है, बस आग लगाना बाकी है। तो आइए बच्चों, तमाम क्वेश्चनों को हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और ये जो आप मॉडल पेपर देख पा रहे हो, ये 2025 का लेटेस्ट मॉडल पेपर है और बिल्कुल इसी प्रकार का आप सभी का ओरिजिनल पेपर आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देख लेना मेरे भाई। उससे पहले अब की बार 2025 बोर्ड परीक्षा में जो भी बोर्ड कहाँ भी मिलेगा उसका जो फ्रंट पेज होता है बिल्कुल इसी प्रकार से भरना होगा। यहाँ पर देखो लिखा गया परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, फिर शब्दों में अपने एडमिट कार्ड से मैच करा करके आराम आराम से इसको फिलअप कर लेना। विषय का नाम हिंदी, प्रश्न पत्र में केवल यहाँ पर कोड वगैरह भर देना, परीक्षा का दिन, परीक्षा का तिथि और यहाँ पे सेंटर का नाम अपने एडमिट कार्ड से मैच करा करके भर लेना। और इस पूरे कॉपी को लिखने के लिए बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर आप मेरे को ये आइडिया बता दोगे कि आप इस कॉपी को कैसे लिखो, क्या तरीका है, टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, सब कुछ बताऊंगा मेरे दोस्त, परेशान मत होना। लेकिन कॉपी को लिखने के लिए आपको यहाँ पे 2-3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो भैया ब्लू या ब्लैक पेन से, तो मैं भी कॉपी इसी पेन से लिखता हूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक ना। तो ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे स्केल इस हाशिया को खींचने के लिए करना है। आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि हाशिया कॉपी के केवल लेफ्ट साइड में और एक तरफ ही खींचा जानी चाहिए, दोनों तरफ बिल्कुल भी नहीं खींचना है। और कॉपी लिखते समय ओवरराइटिंग वगैरह कुछ नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए केवल क्वेश्चन का सटीक आंसर देना है, फालतू की बातें नहीं करना है, ठीक ना। और यहाँ पर मैंने यहाँ पे ले लिया हाईलाइटर के तौर पे, मैं लिखूंगा यहाँ पर खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या, इस प्रकार से मैं इसको लिखता हूँ, ठीक ना। तो आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले बच्चों, आप सभी को पता होगा अपने एडमिट कार्ड से मैच कर यहाँ पे अनुक्रमांक नाम वगैरह भर लेना। पेपर का कोड भी दिया जा चुका है, 801 DA करके है, ठीक ना। पूरे पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिलता है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि शुरू में जो भी आपके टाइम मिलेंगे उसमें पेपर को ध्यान से पढ़ना होगा। और ये जो पेपर होगा भैया 2 खंडों में डिवाइड होगा, एक खंड अ, एक खंड ब। खंड जो अ होगा उसमें 20 बहुविकल्पी होंगे 20 नंबर के, जिनको एमआर आंसर शीट पर हल करना होगा। और जो भी आपका खंड ब होगा वो भैया 50 नंबर का है। तो आज का खेल 50 नंबर का है, पूरा मैं बताऊंगा। पहले तो बहुविकल्पी बताऊंगा ही, साथ में मैं वो सारे कॉपी लिखने का आइडिया भी बताऊंगा जिनको आप जान करके बोर्ड परीक्षा के पेपर में 98% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे खंड अ के सारे प्रश्नों को हल करेंगे बिना परेशान हुए। परेशान नहीं होने का। देखो यहाँ पर लिखा गया, सबसे जो पहला हमारा क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा गया कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो भैया जरा ध्यान से देखिएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लांतर युग। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विवेदी युग। इसी प्रकार से आप सभी को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध, कविता, नाटक या कहानी। तो भैया ये हो जाएगा निबंध। क्या हो जाएगा भैया, निबंध हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं कि गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद निराला या हरिकृष्ण प्रेमी। तो भैया गबन के जो रचनाकार हो जाएंगे वो मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। पहला ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, शुक्ल युग की समयावधि कब से कब तक मानी जाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर जो इसका राइट टाइम है, यहाँ पर देखो 1919 से लेकर के 1938 का जो भी टाइम पीरियड है उसको हम शुक्ल युग के समयावधि के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ जाते हैं कि नीड़ का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है, बताना भाई कि जीवनी, आत्मकथा या भेंट वार्ता या साक्षात्कार या रेखा चित्र। तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भैया ऐसे कंटेंट क्रिएट करने में बहुत सारे टाइम लगते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि प्री प्रवास किस युग की रचना है। यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिया भी जा चुका है, ठीक ना। प्री प्रवास किस युग की रचना है, बताना भाई। द्विवेदी युग, वर्तेंद्र युग, प्रगतिवादी युग या छायावादी युग। तो भैया क्या हो जाएगा, द्विवेदी युग हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि मधुशाला किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत। तो भैया क्या हो जाएगा, मधुशाला के रचनाकार हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। और भारत भारती के किसकी रचना है भैया, बताओ। तो सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो भारत भारती के रचनाकार हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं आज के सेशन के माध्यम से, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और भाई ये वाला सेशन जरूर देख करके जाना कि कॉपी कैसे लिखना है, क्योंकि भाई कॉपी लिखना ही बहुत बड़ी बात होती है। आगे देख लेते हैं कि आधुनिक काल कब से कब तक चला था, आपको बताना भैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1843 से लेकर के अब तक का जो टाइम पीरियड चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, आधुनिक काल या मॉडर्न पीरियड के नाम से जानते हैं। मतिराम किस युग के कवि हैं, बताओ भाई कि आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल या रीतिकाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल। यहाँ पर डी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। अब देखो ये तो 10 हो गया आप सभी के गद्यांश और पद्यांश वाले चैप्टर से, सिलेबस से। और आगे हम बात करेंगे जो अभी आपके अगले 10 क्वेश्चन मिलेंगे 11 से लेकर के 20 तक, आपके ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर का पैटर्न आप सभी को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस तरीके का लेवल का आता है, आप सभी को पता होना चाहिए। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई, आपको बताना है। शोक, रति, हास्य या निर्वेद। तो क्या हो जाएगा, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य हो जाता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना है। ओके, आगे हम देख लेते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रकाश। अब देखो पूछा जा रहा है कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, बताओ भाई। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार। तो भैया इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप सभी का हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ना सेशन के माध्यम से, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूरा पेपर ही वायरल है। ठीक है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 3, 4, 2 या 5, कितने चरण होते हैं भाई। आपको मैंने कई बार बता रखा है, रोला का परिभाषा, छंद का परिभाषा, सोरठा का परिभाषा कई बार मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो रोला में अगर हम बात करेंगे तो 4 चरण होते हैं, ठीक ना। इस बात को हमेशा याद रखना। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, आपको बताना है। बी का, मान का, अ का या आ का। तो भैया क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है ना मेरे भाई। चलो आगे देख लेते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 2, 5, 6 या 3 होते हैं। तो भैया आपको बताना है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो रचना के आधार पर हमें देखना है। तो भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2, 5, 6 या 3 दिया गया ना। तो भैया इसको हम 5 प्रकार से बोल सकते हैं, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको एक बार चेकआउट कर लेना गूगल के माध्यम से, ठीक है। पीताम्बर में कौन सा समास होता है, बताना भाई। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। तो अगर हम बात करेंगे पीताम्बर यानी कि अंबर के पिता कौन है भैया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा, आंसू का यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन भी दिया जा चुका है। देखो यहाँ पर दिया गया है अश्रु, अंशु, रोना या आंख हो जाएगा। तो भैया क्या हो जाएगा, इसका अश्रु हो जाएगा। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर दिखता नजर आ रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं कि कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्म की, कर्ता की या भाव की या इनमें से कोई नहीं। तो कर्तृवाच्य में अगर प्रधानता की अगर हम बात करेंगे तो कर्ता की सबसे ज्यादा प्रधानता होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं कि ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति का नाम बताना भाई, कौन सा शब्द और कौन सा व्यक्ति है। तो ये तो भैया आपको शब्द रूप आपको याद करने पड़ेंगे, तभी जाकर के इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर हो जाएगा ये वाला, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, ठीक ना। डी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। तो वहां पर ये वो हो जाएगा, संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो भैया इस वीडियो के माध्यम से मैंने सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया। अब हम बात करेंगे खंड ब, जो कि आप सभी के पेपर में सीधा सीधा कितने नंबर का, 50 नंबर का पूछा जाता है मेरे भाई। कितना नंबर का,
50 नंबर का पूछा जाता है। तो यही दिक्कत, यही जो आती है समस्या खंड ब, सभी बच्चों के साथ में आती है कि भैया हम कॉपी कैसे लिखेंगे और कॉपी लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। आप बोर्ड पेपर में पहली बार पेपर देने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में गलतियां कर जाओगे। आप पूरा पढ़े रहते हो लेकिन फिर भी गलतियां कर जाते हो। तो मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा भाई कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करना है और कॉपी कैसे ध्यान से लिखोगे कि एक भी नंबर ना कटेगा और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो, एक तो ये मेरे पास कॉपी है और दूसरी कॉपी ये है। तो मैंने दो कॉपी मैंने आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप ये वाली कॉपी का आइडिया भी अपना सकते हो और ये वाले भी कॉपी का आइडिया अपना सकते हो। तो सेम दोनों कॉपी का मतलब सेम ही है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ या इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत है नहीं। अब हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है खंड ब में, यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन ध्यान से जरा देखना। कह रहा है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर के लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मित्र मिल जाए जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का और उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो बच्चों हम यहाँ पर पूरा पैसेज पढ़ करके आपको सुना दिया और आपको आइडिया भी लग गया होगा कि ये पूरा पैसेज किस चैप्टर से लिया गया है और इसका राइटर कौन है। तो क्वेश्चन में यही आपको पूछा जा रहा है कि गद्यांश का संदर्भ बताइए। तो भैया संदर्भ में दो ही बातें लिखी जानी है, लेकिन उससे पहले काव्य में कैसे लिखेंगे? काव्य में ऐसे लिखेंगे, वर्णात्मक प्रश्न खंड ब और प्रश्नोत्तर संख्या पहला लिखेंगे। यह कोई बात नहीं है डैश 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 की ओर देखता था। कुछ शब्द यहाँ पर शुरू के उठाएंगे और कुछ शब्द यहाँ पर लास्ट के उठाएंगे और इससे हम आइडिया ये हो जाएगा कि एग्जामिनर समझ जाएंगे कि भाई आप कौन सा पैसेज किए हो। ठीक है, उसके बाद करना कि आपको पहला जो आपका क्वेश्चन है संदर्भ वाला, इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लिख दोगे, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर आपका ना कटेगा। यही आपका होता है संदर्भ लिखने का आइडिया। या आप एक भी और भी आइडिया होता है, पाठ का नाम लिख दोगे और लेखक का नाम लिख दोगे। तो पाठ का नाम लिख दोगे क्या, मित्रता, और लेखक का नाम लिख दोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इससे भी आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे हम देख लेते हैं। कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखांकित अंश का व्याख्या किया गया है, मतलब लाइन खींच दिया गया है, मतलब उसको व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्याख्या कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा जा चुका है। कह रहा है कि लेखक का कहना है कि यह कोई बात नहीं है कि समाज में एक ही स्वभाव और विचार के लोगों के मध्य मित्रता होती है। समाज में अपने से अलग विचार देख करके लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देख करके लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे इनका लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। तो भैया लिखेंगे यहाँ पर, ये देखो लिखेंगे समाज में विभिन्नता देख करके लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे सोचते हैं कि जो गुण उनमें नहीं है वे गुण उनके मित्र में मिल जाए। जो गुण उनमें नहीं है उनके मित्र में मिल जाए। भाई हम भी ऐसे ही दोस्ती करते हैं, है ना। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अगला। अगर आपको ये वाला पैसेज नहीं आ रहा है तो आप ये अथवा वाला पैसेज भी कर सकते हैं कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, ये ममता वाले चैप्टर से लिया गया है। ठीक ना, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए भाई आगे हम बढ़ जाते हैं। जो आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है वो पद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है क्वेश्चन कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक ना, और यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर हैं, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरा सुर गुंग पुण्य बोले। ठीक है, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती ही पाई। तो भैया क्या करना है, इस वाले पद्यांश का आप सभी को आंसर करना है। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है और इसमें अलंकार बताना है। ठीक है, तो आइए भाई हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे देखेंगे, क्या है तरीका, सब कुछ समझते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2 नंबर। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको यहाँ पे निर्देश लिखेंगे, चरण कमल बंदो हरिराई डैश 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 बंदोती ही पाई। शुरू के 2-3 शब्द उठाओ और अंत के 2-3 शब्द उठा दो। इससे पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि भाई ये वाला पैसेज किए हो, ये वाला पद्यांश किए हो, स्टेंजा किए हो। अभी लिखेंगे इसमें संदर्भ, पहला क्वेश्चन, यह पद्यांश श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। अगर आपको इतना सारा डाटा लिखने का मन नहीं कर रहा है तो आप केवल पाठ का नाम लिख दो, पद्यांश का नाम लिख दो और यहाँ पे कवि का नाम लिख दो। तो पद्यांश का नाम क्या हो जाएगा भैया, सूरसागर से लिया गया है।
ठीक है। उसके बाद से चैप्टर का नाम हो जाएगा भाई पद का नाम, पद से लिया गया है, और कवि का नाम क्या हो जाएगा सूरदास। और व्याख्या करना यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो, बहिरे सुने गुंग पुनि बोले रंग चले सिर छत्र तराई। तो मात्र 2 लाइन का भी आपको केवल क्या करना भाई, व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना है, अनुवाद करना है। लिखेंगे इसमें कि कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों के प्रभाव से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, ठीक है, और गूंगा फिर से बोलने लगता है, और दरिद्र भी अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। तो भैया इस प्रकार से लिखना होगा। और इसमें भैया केवल रूपक अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। तो पूछा गया है कि कौन सा अलंकार का इस्तेमाल किया गया है, तो रूपक अलंकार होगा। इसमें क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। इस बात को हमेशा याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से आप सभी को अगला जो तीसरा चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, अब वो संस्कृत से गद्यांश पदांश पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 पैसे जाता है, दोनों में से किसी एक को हल करना होगा, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए लिखेंगे इसमें, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाष्यास के अंतरास्थलम अस्ति इत्येव संस्कृत वर्णमस्य संस्कृतस्य आलोका सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराज दारा सिकोह अत्र गत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् सत्य सामक ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम कार्यतः। तो इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे भाई, अनुवाद कैसे करेंगे, इसका संदर्भ कैसे लिखते हैं, इसको जरा ध्यान समझिएगा। लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3, बिल्कुल यही आपका तरीका होना चाहिए। सारे क्वेश्चन का यही अटेम्प्ट करने के सारे तरीके यही होने चाहिए। संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया या उद्धृत है। हिंदी में अनुवाद में लिखेंगे एक लाइन का, ऐसा नगरी मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश, ये संस्कृति है, संस्कृति का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था, और वह इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हो गया कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ जाते हैं। जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। भाई 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन आता है। तो 2 यहाँ पे पदांश दिया गया है, दोनों में से किसी एक को हल करना है। आइए करते हैं कि सर्वे भयन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस वाले पदांश को हल करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो किसी एक कोई हल करना है, लिखेंगे सर्वे भयन्तु सुखिनः, शुरू के 2-3 शब्द लेंगे और अंत के 2-3 शब्द ले लेंगे। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के एक संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और हिंदी में अनुवाद कर देंगे सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सबका कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी न बने, ठीक है। इसी प्रकार से धमाकेदार तरीके के साथ कहाँ पे लिखना है, पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर भैया ना कटेगा तो ना कटेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का आंसर देना है। तो ये जो प्रश्न संख्या 5 आता है, ये हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कोड होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है। मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, अगर पूजा, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण और कर्मवीर भारती तुमुल, ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होता है, लेकिन लिखने का तरीका ये होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से लिखोगे पूरे नंबर पा जाओगे। तो ये तो भैया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का होता है, तो मैं एक छोटी सी वीडियो में किस किस डिस्ट्रिक्ट का बता सकता हूँ। ओबियसली बात ये पॉसिबल नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताना, मैं उस डिस्ट्रिक्ट का एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है। अब देखो कहाँ भी आपको यही गलती करना है कि जो ही आप जीवन पर से लिखोगे, आपको हाईलाइट वगैरह नहीं करना है, ये आप नहीं करोगे, और ना ही दूसरे पेन का इस्तेमाल करोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो भैया नंबर कट जाएंगे, पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, टावर बनने से वंचित हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन पर से लिखिए और एक रचना का भी नाम लिखिए। 3 लेखक का नाम दिया गया है, तीनों को याद कर लो, एक तो पेपर में पक्का पूछा जाएगा 5 नंबर का। तो 3 नंबर तो जीवन परिचय पे और 2 नंबर उनके एक रचना का नाम पे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार का कभी कभी आता है 5-5 नंबर का, यानी टोटल 10 नंबर का जीवन परिचय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तीनों का यहाँ पर पूछा गया है। तीनों को आप याद कर लो, अभी रट लो, क्योंकि अब की बार पेपर में यही पूछा जाएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, ठीक है। चलो हम इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, ठीक है। आइए भाई समझते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय लिखने से पहले आपको 2-3 बातें मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले करना कि एक छोटा सा यहाँ पे परिचय बना लेना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर बस खाली इतना बात पढ़ेगा नहीं, यहीं से 2-3 डाटा देख लेगा और यहीं से समझ जाएगा भाई आप सही लिख पा रहे हो, गलती लिख पा रहे हो।
करना क्या, संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले उनका नाम लिख दो, जन्म लिख दो, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं लिख दो, ठीक है। उनका पढ़ाई भी लिख सकते हो, एजुकेशन लिख सकते हो, और कब उनका मृत्यु हुआ था, मृत्यु का नाम लिख दो, और कहाँ पे हुआ था ये भी लिख सकते हो। इतना लिखने के बाद एग्जामिनर आपको ये डाटा चेक नहीं करेगा, यहीं से आपको पूरा नंबर दे देगा, लेकिन पूरा हम लोग डिटेल में समझते हैं। लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। इन्होंने बचपन से ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था और अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रसित होकर के इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखोगे, सटीक आंसर लिखोगे, बकवास ना लिखोगे, तब जाकर के पूरे नंबर पाओगे। और रचना का नाम एक लिखना है। मैं आपको 2-3 रचना का नाम बता दे रहा हूँ। तितली, कमायनी, झरना, लहर, तमाम प्रकार की इनकी रचना है। आप एक रचना का नाम लिखोगे, पूरे नंबर पा जाओगे। ठीक है, आगे समझ में एक बार वीडियो को लाइक ठोक दो, कमेंट कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो तुरंत, क्योंकि भाई आप लोग लाइक नहीं करते हो ना शेयर करते हो, तो लाइक भी तो करना बनता है ना भाई, इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। चलो आगे देख लेते हैं कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन पर से लिखते हुए एक उनकी रचना का नाम लिखो। 3 कवि का नाम दिया गया है, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास। तीनों में से किसी एक कवि का नाम लिखना होगा। कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल वही तरीका है जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर संक्षिप्त परिचय लिख दोगे। गोस्वामी तुलसीदास, जन्म कब हुआ, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, रचना का नाम क्या था और मृत्यु कब हुआ था, बस खाली इतना चीज़। आपको और चीज़ नहीं लिखना है। ठीक है, आइए डिटेल में समझते हैं। जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। इनका बचपन का नाम राम बोला था। ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इन्हें बचपन में ही त्याग दिए थे। तो स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। ये पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन पत्नी से डांट सुनने के बाद इनके मन में वैराग्य हो गया और इन्होंने वेद, वेदांग, दर्शन, शास्त्र, इतिहास आदि की शिक्षा ग्रहण की थी। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी में हो गई। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही सटीक तरीका है। और इतना डाटा लिख करके आओगे तो भाई 5 में 5 नंबर पाओगे, क्योंकि एग्जामिनर का आपसे दुश्मनी नहीं है कि नंबर आपको काटता चलेगा। ठीक है, रचनाएं में लिखेंगे श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, तमाम प्रकार की रचनाएं हैं और यहाँ पे लिख सकते हो पूरा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, देखो ये वाला। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंटेस्ट किए हुए एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कविता लिखना है। आइए भाई लिखते हैं कविता, ऐसे लिख सकते हैं। आपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जनाति स पंडित। बहुत ही 2 लाइन का भाई, इसको तो उड़ा सकते हो भाई, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर दीजिए, वो भी संस्कृत में देना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 का ही आंसर देना होगा। लिखेंगे भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, तो ये आप ये करिए, नहीं तो ये वाला करिए। ये वाला देखो, ये वाला कि पुरुराज का आसित चंद्रशेखर का आसित विरह केन पूजते। तो 4 क्वेश्चन पूछा गया है, चारों में से किसी 2 को निपटाना है। आइए निपटा देते हैं, चारों को हम निपटाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। लिखेंगे इसका आंसर कि विश्वस्य स्पष्टता ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। ओके, अब लिखा गया था भाई पुरुराज का आसित या पुरुराज का आसित, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है कि पुरुराज एक भारत वीर आसित। कि पुरुराज कौन था भाई, भारत का एक वीर था। आगे लिखा कि चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर कौन थे। लिखेंगे कि चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ति च आसित। तो चंद्रशेखर भारत के एक वीर क्रांतिकारी थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। यहाँ पर लिख देंगे, पूरा टोटल काम गेम खत्म हो जाएगा। वीरा कैन पूछे थे, तो भाई वीरा वीर पूछे थे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तमाम प्रकार से इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे निबंध वाला जो सेक्शन आता है। अब की बार पेपर में 7 नंबर का पूछा जाएगा, इससे पहले 9 नंबर का पूछा जाता था। तो निबंध वाला भी सेक्शन इंपॉर्टेंट आता है, जितना मैं बताऊंगा वही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, एक विषय पर निबंध लिखना होता है। 4 विषय का यहाँ पर नाम दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, या तो आप ये लिखिए, नहीं तो आतंकवाद कारण और निवारण। आतंकवाद का कारण क्या है, निवारण क्या है, इसके बारे में लिखिए। नहीं तो जनसंख्या लाभ और हानि, जनसंख्या वृद्धि के बारे में लिखिए। नहीं तो नारी सशक्तिकरण के बारे में लिखिए। तो 4 टॉपिक दिया गया है, चारों में से किसी एक टॉपिक को सॉल्व करना है।
तो कैसे हल करेंगे समझते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत भैया हम समझेंगे पर्यावरण संरक्षण के उपाय, माने पर्यावरण प्रदूषण पे किस प्रकार से निबंध लिखेंगे, क्या तरीका होगा। मैं आपको एक आइडिया बता दे रहा हूँ, अब इसी आइडिया को आपको बोर्ड के पेपर में इम्प्लीमेंट करना है। आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा पर्यावरण संरक्षण के उपाय। या तो आप हेडिंग बना लिए क्वेश्चन नंबर 9 का। सबसे पहले आपको किसी भी, अब दुनिया कोई भी निबंध लिख पा रहे हो तो सबसे पहले प्रस्तावना जरूर लिख करके आना। प्रस्तावना में क्या सबसे ओवरव्यू देना होता है भाई, इसका डेफिनेशन क्या होता है, कैसे डेवलप हुआ, क्या तरीका है, किस तरीके से ये पर्यावरण दूषित हो गया था, इसके बारे में लिख दो कि आज का मानव औद्योगिकीकरण की जंजाल में फंस करके स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बन करके रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता के ध्यान नहीं रख पा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से प्रस्तावना में 2-3 बातें यहाँ पर लिख दोगे और यहाँ पर देख सकते हैं कैसे कंट्रोल करेंगे कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगाएंगे, प्रदूषण पर रोक लगाएंगे, प्राकृतिक संसाधनों की अनावश्यक दोहन पर रोक लगाएंगे। ठीक है, ये रोकने के उपाय हैं। ठीक है, और अंत में लिखेंगे जनसंख्या पर रोक लगा देंगे। ठीक है, और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना किस प्रकार से करेगा। और अंत में भैया उपसंहार वाले टॉपिक को पक्का लिखना है। कोई भी निबंध लिखोगे 2 टॉपिक हमेशा लिख करके आना, सबसे पहले प्रस्तावना और अंत में उपसंहार। बीच में आप कोई भी टॉपिक बना करके लिखोगे आपका कोई मतलब दिक्कत है नहीं, लेकिन 2 टॉपिक आप पक्का लिख करके आना, वरना नंबर पक्का कट जाएंगे। तो आप मेरे को दोस्त मत देना क्या सर आप नहीं बताए। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं जो इस वीडियो का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन होगा। अब इस बार पत्र लेखन भी आएगा। ठीक है, या पत्र लेखन या शिकायती पत्र लेखन कह सकते हैं। 10 नंबर जो कि 10 नंबर वाला 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, 10 नंबर पे होगा, जो कि ये क्वेश्चन की वैल्यू होती है 4 नंबर का। क्वेश्चन कर रहा है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्रों को एक पत्र लिखिए, अथवा ये भी कर सकते हैं कि उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिनमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो दोनों में से किसी एक क्वेश्चन के बारे में आपको हल करना है, डिस्कस करना है। तो कैसे हल करेंगे जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे यहाँ पर अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए मित्र को पत्र लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मित्र को पत्र, लिखेंगे सेवा में प्रिय मित्र, उसका नाम लिख देंगे, XYZ या मित्र का नाम लिख देंगे। नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत है नहीं। पेपर में एग्जामिनर जो होता है आपका पैटर्न चेक करता है कि आप पत्र लिख पाओगे या नहीं, बस खाली आपको वही आपको आइडिया वो लेता है, जानना चाहता है। विषय में लिख देंगे शादी में बुलाने के लिए, कोई भी एक रीजन दिखा देंगे, बीमार पड़ने पर या शादी में या कुछ भी घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, कुछ भी एक रीजन यहाँ पर दिखा देंगे। विषय में लिखेंगे इसमें प्रिय मित्र मैं अविनाश कुमार, आपको यह बताते हुए बहुत ही अत्यंत खुशी हो रही है कि मेरी छोटी बहन XYZ या ABC की शादी तय हो चुकी है और शादी की तारीख इतना 2020 या 25 या कुछ भी जो डेट है वहाँ पर लिख देंगे। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बहन की शादी में अवश्य पधारे। धन्यवाद अविनाश कुमार, बस कल इतना ये लिख देंगे, पूरा आपका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो भैया इस प्रकार से आप सभी को पूरे कॉपी रिप्रेजेंट करना है, पूरा कॉपी लिखना है। और कॉपी लिखते समय मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले तो भैया आपको जो ये फ्रंट पेज मिलता है, फ्रंट पेज सही तरीके से भरना है, बहुत ही शुद्धता से भरना है, कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं करना है। रोल नंबर अपने एडमिट कार्ड से बढ़िया से मैच करा कर भरना है, रोल नंबर गलती नहीं भरना है। और यहाँ पर देखो जो भी हम कॉपी लिख रहे हैं कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं करना है, पूरा जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी क्वेश्चन का हल करना है। ठीक है, और बातें बना करके नहीं लिखना है भाई, फालतू की बातें नहीं लिखना है। जितना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उतना ही केवल हल करना है, सॉल्व करना है, पेपर के आधार पर हल करना है। ठीक ना, क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है बना करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, आप इसी ढंग से कहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो भैया आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूं जो कि आप सभी के बोर्ड परीक्षा को बेहतर बना सके और 98% मार्क्स पाने का सपना भी साकार किया जा सके। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।